अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं हूं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं पीएम मोदी का इंटरव्यू। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हाउस द जोश। तो सलाम इंडिया के इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का महापर्व है, नारों का शोर है, वादे हैं, बहुत सारे दावे हैं और ऐसे समय में, इस शोर में शायद हम ये भूल जाते हैं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री के सरकार के 5 साल का अकाउंट लेने का चुनाव होता है। ये वक्त होता है जब प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने अपने काम का हिसाब किताब देते हैं, जनता फैसला करती है। हमें फैसला करना है कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, बहुत किया या कुछ कमी रह गई। हमको फैसला करना है कि इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। हमें फैसला करना है कि इस देश को एक खिचड़ी सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरी दुनिया में भारत का सिर गौरव से ऊंचा कर सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाह, सबकी तरफ से स्वागत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी। लंबे अरसे के बाद आपके यहाँ आने का अवसर मिला है। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है शांत हो जाइए। आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए।
आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है और आप सामने आते हैं तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार। और क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं। और फिर लिखा बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है, और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफ़ी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूँ, तो इन चीज़ों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई। वो तेरी का, वो तेरी क्या बात है। 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। ओए 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 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना, और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। ओ तेरी। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को भी दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते ये हैं देखिए, लोग। ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। अब ये शादी का कम विदाई का कार्ड ज्यादा लग रहा है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफी एक्टिव लगता है, और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी, और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये बीजेपी ने गढ़ा हुआ नारा नहीं है, कि जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं
वो 30 लाए 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं, तुम 50 लेके बैठ जाओ कि बेकार में काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेकिन 95 के लिए अगली बार ट्राई करो आए। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। दूसरा, ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा फिट बैठ गया है और हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में। इसलिए किसी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370। तो उस 370 धारा में से, और ये मुझे कश्मीर के ही किसी साथी ने बताया था कि 370 सीट का कभी, इसलिए मैंने संसद में कहा भाई ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं बीजेपी ने 370 प्राप्त करनी चाहिए ताकि 370 का महात्म्य जनमानस में रजिस्टर हो जाए। मुझे याद है जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे में बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे और फिर वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, वो आ गए। फिर जो बाइडेन आ गए, तो जितने विरोधी थे ये कह रहे थे कि अब तो अमेरिका से मोदी के रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो तो ट्रंप के साथ थे, तो जो बाइडेन आ गए और हम देख रहे हैं टर्म खत्म होते होते जो बाइडेन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage, he was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापिस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है
वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ओहो, भारत के सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था। तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये तो स्टेट में से आ रहा है, इसको न पूरे हिंदुस्तान की समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे, तो घूम फिर के ये सवाल आता था, भाई कि आपको तो कोई अनुभव नहीं, आप करेंगे क्या विदेश नीति में। अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सबने इकोसिस्टम ने फोकस ग्लोबल बना दिया था, ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था, विदेश नीति के संबंध में क्या, मैं तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहां तक मोदी का सवाल है, अब देश न आंख झुका के बात करेगा, न देश आंख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आंख मिलाकर बात करेगा। ओहो, और मैं जब, मुझे कोई इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश दुनिया के इतने बड़े आदमी है, एक चाय वाला क्या करेगा, जाके चाय परोसेगा और क्या करेगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूं तो मैं मोदी नहीं होता। जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूं तब मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूं, और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, ये तो यूं खड़ा रहता है। तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा ताकतवर व्यक्ति G7 में आपको ढूंढते ढूंढते आ रहा है, कहाँ गए मोदी जी। ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नजदीकी हैं, खुलेपन के हैं। हर किसी से मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत होता है, मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते हैं, और मैं इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं करता जी। बादल होंगे तो बारिश होगा वगैरह ऐसी बातें मैं नहीं करता जी। बारिश होगा तो मैं कहूँगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा, यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात रहती है। तो दुनिया इसे पसंद करती है, दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय उनको पता है। जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लोगों को, मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। और हमने कारोबार चालू रखा, आज हमें हमारे देश को हम बचा पाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ
चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। अब इसलिए दुनिया मेरे विषय में दुविधा में नहीं है। अब उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी, पहले भी हमारे नेता जाते थे और बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे, या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा। ये बैलेंस आपने चेंज किया। ये मूलभूत हमारी मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया यार मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों को अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए और ग्लोबली कंपटीशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रखो, क्यों तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति ये है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूं। मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं मुझे एडवाइस करते हैं कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो साहब को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस। मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां है मैं उसका शिकार नहीं होने वाला। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आया। 2-3 महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो उस वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। मैं जॉर्डन से जाने वाला था तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहां से पास हो रहा हूँ। उनका जी नहीं मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊंगा, आप मेरे आइए, हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इजराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन तो इजराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स के वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे। वाह। और मुझे यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इजराइल सम्मान था, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इजराइल को मालूम था, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं करता हूं, मेरे देश की बात कर रहा हूं। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इजराइल में। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूं सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया है। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि वहां के राष्ट्रपति जी वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा। और मिस्टर रईस जो जिनका अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उनकी पत्नी
कि हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध है, यानी जीवन संबंध है। तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है। तो एक अच्छे साथी को मैंने खोया, इसका दुख भी है। लेकिन उनके मृत्यु की कुछ ही समय पहले हमने चाबहार का एग्रीमेंट किया। मैं मानता हूं कि सेंट्रल एशिया में, लेकिन दुनिया ने किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और दुनिया में, अच्छा मेरी एक बात साफ होती है, मेरे देश की नीतियां किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता हूं। मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरी देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूंगा। वैसा ही प्रॉब्लम है कोरिया और जापान का। ज्यादातर नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे, जापान जाएंगे, कोरिया जाएंगे, क्लब करते हैं। उनका कहना ये हमारा इंसल्ट है, आप अकेले क्यों हमारे साथ नहीं? मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। मैं कोरिया अकेला गया, बाकी 10 जगह पे जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है, हाँ यार ये इंसान को समझ है। तो मैं दुनिया जो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से इन चीज़ों का मैं अध्ययन करता हूँ। मैं घिसी-पीटी एडवाइस पर चलता नहीं हूँ जी, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। एक उदाहरण हमने जय जयकार का देखा, पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में वो निकले। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है, मैं तो हैरान हूं। इस देश में के प्रयत्नों से अगर कोई चीज अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ न करे ये भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन उसके विरुद्ध मैं तो देखता हूं, इन दिनों भी पत्रकार मुझे पूछते हैं क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को, सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया मैं के जवाब देने के लिए। आप इन लोगों को क्या करूं? नहीं ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। और मेरा पहला अनुभव मैं बता दूं, मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, स्टडी करता हूं, एनालिसिस करता हूं। मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया, तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेवारी थी, क्योंकि और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम का, मुझे अच्छा अनुभव था। तो मैं खुद चीज़ों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहाँ देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई न कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प, इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया ये ठेका मेरा रहेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से लोगों को वापस लाए, तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को लेके आए। यमन में मुसीबत आई, हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहां भी अन्य देश के लोग फंसे थे, उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में जो कभी हमारा नाम नहीं था, कि वरना तो ये था कि ये पश्चिम की दुनिया का ही एक प्रकार का उस पर ओनरशिप थी कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना, यही लोग करते, ये लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। आज स्थिति ये है कि भारत, आप क्या करोगे मुझे पूछते हैं, आप कैसे करोगे पूछते हैं, और मैं करता भी हूँ। अब जैसे आर्टिकल 370 जब वापस लिया तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे 4 काम बंद कर देंगे? अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, और शायद पहली बार मैं इस विषय को आपने मुझे ऐसी जगह पे छू लिया है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको आर्टिकुलेट करने की, क्योंकि एकदम से आपने पूछा है तो। लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी
तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा। दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि इनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है दुनिया ने। और अच्छा, 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था। जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध हैं, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया, या तो वो मोदी की बात आई उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी, इसलिए जगह ले जाते हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण मोदी बिल्कुल यार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने को मिला है। एक आज ऐसे ऐसे एक और नई बातें सुनने को मिली हैं उनके मुंह से, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। लेकिन ये कि सबसे पहले तो एक नया शो है जैसे, और पूरा एक ना माहौल बनाया हुआ है, पूरी जनता के साथ एक प्यारा सा प्यारा वेलकम किया गया है। और ऊपर से जो एक रजत सर ने जो एक बातें सुनाई हैं ना, उनको मतलब जो लिख कर शादी का कार्ड या बातें बनाकर एक लोगों ने जो बनाई हुई हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार पीएम मोदी, ये वाली जो बातें हैं वो भी यार काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग थी। लेकिन जो एक ये बहुत ही एक ख़ास इंटरव्यू है अगर देखा जाए तो, यहाँ पर उन्होंने एक खुलकर चीज़ें बताई हैं, चाहे एक रशिया यूक्रेन वार हो या किसी कंट्री में जाना हो या जैसे भी है। लेकिन यार ये एक बहुत एक बात देखी गई है कि जितने भी एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं ना, उनका जब भी ऐसा दौरा होता है ना कि 2 कंट्रियों के बीच में जिनके लगी होती है, अगर उनको इधर जाना है ना, उनको दूसरी कंट्री ज़रूर जाना पड़ता है, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। लेकिन एक बात पीएम मोदी हैं कि जब भी उनका कोई ऐसा दौरा होता है, जिस कंट्री में उन्होंने बोलना है ना वहाँ जाएंगे, फिर इंडिया आएँ तो फिर जब एक मौका मिले तो फिर दूसरी कंट्री जाएंगे। ये नहीं होता कि भाई जी एक सबको एक खुशी करते रहें, ऐसे तो एक चीज़ें नहीं चलती। लेकिन बेस्ट इंटरव्यू था, बहुत चीज़ें सुनने नहीं, बाकी एक देखो ना, एक देश ऐसे ही चलते हैं। अब बंदा एक वन साइडेड होकर नहीं चलता, वो भी एक जिसकी देश की भाई एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो और उसको मतलब कि ये चीज़ें एक अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अब हर कंट्री के साथ अब मिडल ईस्ट पर आ जाएँ तो एक सही है। आप मतलब कि ना तो मिडल ईस्ट का एक तनाज़ा पहले होता था ईरान वगैरह और सऊदी अरेबिया का, चलो वो तो दूर दूर कंट्री पड़ जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट के साथ आप देख लो मतलब कि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो आप एक मतलब कि उसको एक ज़ाया नहीं कर सकते। और ना ही एक मिडल ईस्ट चाहती है कि हमारे इंडिया के साथ एक रिलेशन एक ख़त्म हो या कोई ऐसा तनाज़ा हो जिसकी वजह से एक थोड़ी सी दरार पड़ जाए। तो इसी वजह से जब आर्टिकल
370 हटाया गया था तो कोई इस्लामी ममालिक खास करके मिडल ईस्ट ने उनकी एक मतलब कि एक यही स्टेटमेंट थी कि उनका अपना एक तनाज़ा है वो आप खुद ही हल करें। अब इससे ये नहीं कि सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया या एक दुबई कतर वो बोलें कि नहीं यार आपने ऐसा किया, हम आपके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखना चाहते, क्योंकि मिडल ईस्ट में ऑलरेडी इतने बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े कारोबार एक इंडिया के हैं जो कि एक सबसे बड़ी जो है उनकी मार्केट है, जिससे एक मिडल ईस्ट हर चीज़ एक खाता है, चाहे उसमें राइस हो जाए, हर मसाले किधर उन्होंने ना तो मतलब कि रेत में उन्होंने चीज़ें उगानी है। पाकिस्तान तो इतनी एक मतलब कि दे नहीं सकता और ना है, लेकिन ये भी चीज़ें काफ़ी दरमियान में आ जाती है। ये नहीं कि एक इंडिया ही चाहता है मिडल ईस्ट को एक मतलब कि आपने आप अपनी तरफ खींचना, मिडल ईस्ट भी एक चाहता है कि इंडिया हमारी तरफ आए। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि एक 2-3 चैलेंजेस जो है ना जो कि हर बंदा एक टाइम था कि वो फेस कर रहा था और कोई किसी को लग नहीं रहा था कि हम किस साइड के ऊपर जाएं। जिसमें एक यूक्रेन रशिया वार की बात करें, उस वक्त जो एक स्टैंड लिया अपनी आवाम के लिए वो एक बहुत बड़ा स्टैंड था और आज तक देख लो कि कोई किसी किस्म के, क्योंकि लोगों को हमारे इधर जो ना हम तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं कि वो फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, हम किस साइड के ऊपर जाएँ तो क्या करें। लिहाजा हम जो है ना वो बजाय इसके कि अपनी आवाम का फ़ायदा सोचने के हम कंट्रियों को खुश कर रहे होते और जिसका नुकसान जो है ना वो फिर उठाना पड़ता। लेकिन ये कि ये चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर बताई है कि फर्स्ट जो है ना वो मुझे 140 करोड़ जो आवाम है ना वो है, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ के साथ जो चीज़ें चलेंगी वो चलेंगी और हर कंट्री जो है ना जैसा भी हो वो इसी चीज़ को पसंद करता है कि आप अपने मुल्क के साथ कितने सिंसियर हैं। जब आप इस तरह का स्टेप लेते हैं तो भाई वो ऑटोमेटिकली आपको एक दाद देते हैं या आपके इसी एक फ़ैसले के ऊपर जो है ना वो मतलब ओके कर देते हैं। आप जिस तरह देख लो कि ईरान के साथ इतने एक बड़े तनाज़े चल रहे हैं, एक सैक्शन लगे हुए हैं, आपके सामने हमारी एक मिसाल है, हमने पाइपलाइन बनाई है और एक कॉर्नर पे आके उसको रोक दिया है और यहाँ तक कि हमारे ऊपर एक 8 से 10 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा फ़ाइन लगने वाला, लेकिन उसके बावजूद हम उसको आगे नहीं ले रहे क्योंकि पीछे से आर्डर नहीं है और एक नाराज़गी का डर है, एक सैंक्शन का डर है, बहुत सारी चीज़ों के जो ना, बल्कि ओपनली उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि आपने अगर इस तरह का किया तो आपको इसके नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन उस डर से हम नहीं बढ़ रहे। और इसी एक माहौल में देख लो कि उन्होंने एक 10 साल के लिए एक चाबहार जो है ना वो एक बंदरगाह अपने कंट्रोल में ले लिए और 10 साल उसके ऊपर अपना कारोबार करें जिसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। तो ये होता है कि अपने एक पाँव के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेप लेना। बाकी भी उसके अलावा ओवरऑल देखें तो बड़े बड़े जो एक फ़ैसले हुए हैं जो कि एक लग रहा था कि एक पूरे ख़ासकर मिडल ईस्ट को नाराज़ कर देंगे, लेकिन क्या हुआ आपके सामने एक कोई उसका एक नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया, एक प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट उसके बाद हालांकि सिविल अवार्ड दिए गए और कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि एक दुबई में जाके एक मंदिर ओपन होगा, वो मतलब एक जो है ना वो इस चीज़ का कोई एक बह रह ही नहीं जाता जो लोगों के ज़हन में डर होता है। लेकिन दूसरा भाई उनका एक बल्कि आज का इंटरव्यू तो उनकी एक बात जो है ना वो एक जो सुनने लायक थी, जिसमें एक 2 कंट्री को साथ मिला के एक दौरा करना, वो चीज़ उन्होंने तोड़ी, एक हमारा माइंड सेट तोड़ा है कि लोगों को ज़हन बदला कि नहीं हर कंट्री की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर कंट्री जिस तरह इसराइल वो एक फ़लस्तीन वाला उन्होंने कहा कि जैसे फ़लस्तीन वो गए, इसराइल के जहाज़ जो है ना उनको एक साथ साथ एक सलामी दे रहा था या उनको एक सिक्योर कर रहा है। जॉर्डन के जो है ना वो वहाँ के किंग उन्होंने अपना भाई एक हेलीकॉप्टर दिया। कमाल की चीज़ें हैं यार, कोई बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर आप सोच के आए तो आपके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप वो हमेशा अपने मुल्क अपने लोगों को एक सामने रख के फैसला करते हैं। बिल्कुल यार, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।